जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पता है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो उनकी आने की संभावना 70 से 80% तक बहुत अधिक होती है। तो मैं यही सोचकर इस टॉपिक को लेके आया हूँ। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये सारे क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी का प्रश्न। इनमें से हमारा पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें इस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम अपने सीधे सीधे प्रश्न ही देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो शनि है, ये किन दो ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है? तो साथियों, आपको पता है कि शनि बृहस्पति और यूरेनस, किसके? बृहस्पति और यूरेनस के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, सूर्य की द्रव्यराशि का औसत घनत्व कितना है? जो सूर्य की द्रव्यराशि है, इसका औसत घनत्व क्या है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका औसत घनत्व पानी से भी कम है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड है। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड या ग्रह, तो वह सिर्फ और सिर्फ शनि है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, शनि में कितनी पृथ्वी समा सकती हैं? मतलब एक शनि में कितनी पृथ्वी आ सकती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 95। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, सौर मंडल में शनि का क्रम है। आपको पता है सौर मंडल में शनि का क्रम छठवां होता है। कौन सा? छठा क्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। इनमें से कौन सा एक छायावादी लेखक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा जी को छायावादी लेखक के रूप में माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला है, इसमें कुल व्यंजन कितने होते हैं? आपको पता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, किया हरि दर्शन की भूखी कैसे कहे रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी, इसमें कौन सा रस है? आपको पता है क्या? अखियां हर दर्शन की भूखी, मतलब कि ये जो आंखें हैं ये अपने हर मतलब भगवान के लिए बहुत दुखी, भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही दुखी हो रही हैं। तो कौन सा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का क्या नाम है? तो दोहा का जो उल्टा होता है उसे सोरठा कहते हैं। क्या? उसे सोरठा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो साथियों, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कौन सा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? घा का उच्चार स्थान कौन सा है? जो घा है इसका उच्चार स्थान क्या हो जाएगा? आपको पता है का, ख, ग, घ, ये सभी कंठ का क्या होता है? इनका सभी का कंठ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया पद प्रकट करते हैं? आपको पता है जब किसी
समास में दो पदों को मिलाकर तीसरा पद एक नया अर्थ निकले तो वहां पर बहुव्रीहि अलंकार होता है, सॉरी कौन सा बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, इनमें से कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो साथियों इसमें से कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, तो इसमें तय, क्या तय एक अल्प प्राण ध्वनि है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14 है, राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नाही नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। इसमें कौन सा अनुप्रास है, इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो साथियों इसमें लाटानुप्रास है, कौन सा लाटानुप्रास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलकम अलंकार नहीं है, इनमें से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण अलंकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी। तो रीतिकाल है, इसको श्रृंगार काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, विश्वनाथ प्रताप मिश्र, हरिप्रसाद द्विवेदी, राजकुमार वर्मा या फिर रमाशंकर शुक्ल। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो कौन सी, देखो उर्वशी दिनकर जी की रचना है, कुरुक्षेत्र दिनकर जी की रचना है, रसमती दिनकर जी की रचना है, लेकिन मेघनयनी इनकी रचना नहीं है, इनकी मेघनयनी इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेघनयनी किसने लिखी है, तो मेघनयनी लिखी है किसने, वृंदावन लाल वर्मा। कौन, वृंदावन लाल वर्मा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18 है, तिरंगा शब्द में समास है, तो तिरंगा शब्द है इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19, किस पंक्ति में अपनहुति अलंकार है, अपनहुति अलंकार किस पंक्ति में है। इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है, यह चंद्र नहीं मुख है, यह चंद्र नहीं मुख है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20, राधा का तत्सम रूप है, ये राधा है इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, सॉरी गधा का तत्सम रूप। आपको पता है गधा का तत्सम रूप क्या होता है, गंधर्व होता है। ऑप्शन नंबर बी और डी हमारे दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, तो अलंकेश है ये किसका पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों अलंकेश हो जाएगा कुबेर का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। हमें यह देखना है कि क्या यहाँ पर गलत लिखा है, अगर कुछ गलत नहीं लिखा है तो हमें ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाना होगा। भगवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा, तो क्या होगा, सहायता, तो यही गलत है क्या, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना है। आपको पता है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए हम अकिंचन शब्द का प्रयोग करते हैं, किसका, अकिंचन का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाकर बना है, मतलब कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने के बाद बना हुआ है। तो बताइए क्या, रवैया है, डटैया है, खवैया है और बचैया है।
तो कौन सा हो जाएगा? खवैया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि रूप क्या है? तो आपको क्या होगा? पितृ अनुमति हमारा हो जाएगा। क्या? पितृ अनुमति हमारा सही आंसर हो जाएगा। पितृधन अनुमति, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, वर्तिका का तद्भव रूप है। जो वर्तिका है इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा क्या? बाती। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाती। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? जो चाकू है इसका बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? तो साथियों, चाकू है ना, ये चाकू ये खुद ही एक अकारांत पुल्लिंग है। कौन सा? एक अकारांत पुल्लिंग है, तो इसका चाकू ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, परिश्रम शब्द का विलोम होगा। तो परिश्रम है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो परिश्रम का विलोम है क्या? विश्राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है क्या? विश्राम। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस पंक्तियों में किस छंद का उपयोग किया गया है? आपको पता होना चाहिए, ये एक चौपाई है। क्या? रामायण की हमारी एक चौपाई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो ठाकुर है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो ठाकुर का स्त्रीलिंग है क्या? ठकुराइन। क्या? ठकुराइन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जो जगन्नाथ है इसमें कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में कौन सी होती है? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि होती है। क्या? जगत धन नाथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? इनमें से किसमें कर्मधारय समास है? तो किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नीलोत्पलम में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, मेढकी को जुकाम होने का अर्थ क्या है? मेढकी को जुकाम होने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। क्या? बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्युत्पन्न में कौन सा उपसर्ग है? जो प्रत्युत्पन्न है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें वह क्या? ऑप्शन नंबर बी प्रति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। इनमें से कौन सा कवित्री सही लिखा है? तो आपको पता है कवित्री लिखा जाता है ऐसे, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? शर्मा जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। शर्मा जी की मृत्यु में बड़ा दुख हुआ है, ये हमें गलत हो जाएगा। क्या? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने जीके के क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती हैं? आपको पता होना चाहिए, गंगा जी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं। किससे? बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गंगा जी उत्तर प्रदेश में मतलब बाहर कहां से होती हैं, तो होती कहां से? बलिया से बाहर हो जाती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती हैं, तो आप बताना 28 जिलों में प्रवाहित होती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है?
ये विजय सागर पक्षी विहार है, ये कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ, महोबा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मैंने आपको बता दिया है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मिर्जापुर और झांसी, किसमें? मिर्जापुर और झांसी में बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, लखीमपुर खीरी सबसे क्षेत्रफल है, ठीक है। सोनभद्र अधिकतम, वन बहुत एरिया में पाए जाते हैं, ये भी सही है। सीतापुर न्यूनतम नहीं, ये गलत है। अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर होता हापुड़ या संत रविदास नगर, क्या संत रविदास नगर, तो ये सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? जुड़वा मछली का राज चिन्ह है, ये यूपी की सरकार ने कहां से लिया है? तो ये कहां से? रूमी दरवाजे से लिया है। रूमी दरवाजे से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44। जून 2023 में किस राज्य में प्रसिद्ध बिहू किहू महोत्सव मनाया गया? ये बिहू किहू महोत्सव है, ये कहां मनाया गया? तो ये कहां? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्या? अरुणाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप लोगों ने बोला था कि सर 2023 और 2024 की भी करंट इसमें शामिल कीजिए, तो मैं देखिए ये क्वेश्चन 2023 की करंट अफेयर से आ गया है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या हो जाएगा? किस देश के लिए स्पेस एक्स कंपनी ने सतारिया फर्स्ट नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतारिया फर्स्ट नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये किया किसके लिए? इंडोनेशिया का किया। किसका? इंडोनेशिया का किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 46। जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है? ऐसा कौन सा पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन से प्रमाणित कर दिया गया है? तो कौन सा है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 47 हमारा क्या हो जाएगा? चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो हुआ था, जो मतलब चीन और इंडिया का युद्ध कब हुआ था? आपको पता है, ये 1962 में हुआ था। कब? 1962 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? हर्यक वंश है, इसमें मगध का पहला शासक किसे माना जाता है? तो किसे? बिंबिसार को माना जाता है। किसे? बिंबिसार को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 49। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी जिस समय शासन कर रहा था, उस समय उसके राज्यपाल कौन थे? तो उस समय उनके राज्यपाल कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार लागू किया गया? जो मॉन्टफोर्ट सुधार है, ये कब आया था? तो मॉन्टफोर्ट सुधार 1918 से 1919 के बीच आया था। कब? 1918 से 1919। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 51। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो 1932 का पूना पैक्ट है, ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, श्वेत पर्वत के नाम से धौलागिरी, क्या धौलागिरी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 53। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रा का नाम क्या है? तवांग और लहासा, इसे जोड़ने वाले दर्रे को क्या नाम दिया गया है? इस दर्रे का नाम है बोमडिला दर्रा। कौन सा? बोमडिला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 54। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? हमारे इंडिया की सबसे लंबी झील किसे माना जाता है?
तो कौन सी, पैंगोंग झील को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई 134 किलोमीटर, किसकी 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 55, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच में कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। मतलब ये गंगा नदी बह रही है और ये कौन सी, सिंधु नदी बह रही है, तो इसके जो बीच वाला स्थान है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्या, अंबाला, अंबाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 56, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, ये क्या है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या, एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। कब, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी, जिसके तहत सात प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाना था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 57, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। संविधान सभा है, इसका 10वां अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका जो 10वां अधिवेशन है ये 6 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था। कब, 1949 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 58, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है। तो आपको पता है जो डीपीएसपी में ये अनुच्छेद 48A है, तो ये क्या कहता है, राज्य की नीति नेतृत्व के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 59, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। लोकसभा है, उसमें किसी एक विशेष दिन के लिए जो आप प्रश्न पूछ सकते हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है, उनकी संख्या 20 हो सकती है। कितनी, 20 हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या हो जाएगा, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आप विधान परिषद के सदस्य बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको कितनी उम्र होनी चाहिए, इसके लिए आपको 30 वर्ष का होना चाहिए। किसके, 30 वर्ष का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 61, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है। संविधान में किसका उपबंध नहीं है, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग या फिर योजना आयोग। तो साथियों, योजना आयोग के बारे में नहीं बताया गया है हमारे संविधान में। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 62, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है। जो टैक्सेस ऑन सर्विसेज है, ये नया जो जोड़ा गया संघ सूची में विषय, ये कौन सा है, मतलब किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो इसको जोड़ा गया 88, क्या 88 संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 63, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये किस समिति के अंतर्गत आता है, किसके, लोक लेखा समिति, किसके, लोक लेखा समिति के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 64, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी के दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे जो छोटे किसान होते हैं और मौसमी मजदूर, मतलब जो हर एक मौसम आने पर मजदूरी करते हैं, वे किसके अंतर्गत आते हैं, तो वह लोग आते हैं किसके, बिलोडन गरीब। ऑप्शन नंबर सी बिलोडन गरीब के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 65, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है, वह कौन सी रेपो रेट, वह कौन सी दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को रुपए उधार देता है, वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है क्या, रेपो रेट, रेपो रेट कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 66, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जो बड़े वाणिज्यिक बैंक हैं, इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो कब हुआ, 1969, कब 1969 में हुआ, जिसमें 14 बैंकों का 1969 में, कितने, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 68 हमारा क्या हो जाएगा, क्या 68 प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा, पीएमजीजेवाई का पूर्ण रूप क्या है, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है, तो पीएमजीवाई का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। कौन सा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 69। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 70 हमारा क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध संपादक, कवित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? जो इंदिरा गोस्वामी है, इनको किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इनको असमिया, कौन सी? असम की भाषा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 71। डकवर्थ लुईस नियम ये किस खेल से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा क्योंकि क्रिकेट मैच तो सभी लोग देखते ही हैं। तो किससे संबंधित है ये? क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 72। लघु गणक का आविष्कार किसने किया? और जो लघु गणक है, इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। कब? 1614 में। 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 73। विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? मतलब कौन सा युग्म सही है? तो साथियों, रूस की मुद्रा एन है, गलत। भूटान की मुद्रा पेसो है, गलत। चीन की मुद्रा रूबल है क्या? चीन की मुद्रा रूबल है? नहीं। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा रेमेनबी या युआन है, लेकिन म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है? हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 74। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? जो ऑस्ट्रिया है, इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी कहाँ? वियना हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 75। इसका आंसर आप सभी लोगों को मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।